हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग इंटेलिजेंस टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन इंटेलिजेंस टेस्ट को जानने के पहले हम थोड़ा सा ये भी जानेंगे कि इंटेलिजेंस क्या है और कुछ इंटेलिजेंस के थ्योरीज को भी हम देखेंगे शॉर्ट में। उसके बाद हम लोग इंटेलिजेंस टेस्ट को डिटेल में देखेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं। ये ह्यूमन स्टडी ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस, जो मानव बुद्धि का अध्ययन 1800 के दशक के अंत में शुरू हुआ। और किसने शुरू किया? फ्रांसिस गैल्टन ने शुरू किया स्टडी ऑफ इंटेलिजेंस। गैल्टन किस चीज में इंटरेस्टेड थे? उन्हें ये एक प्रतिभाशाली व्यक्ति की अवधारणा में रुचि रखते थे, गिफ्टेड इंडिविजुअल में, गिफ्टेड चाइल्ड में। सो ही क्रिएटेड लैब, इसलिए उन्होंने एक लैब बनाया और उसमें उन्होंने रिएक्शन टाइम देखने के लिए और कुछ और फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को जांचने के लिए ताकि यह पता चले कि बुद्धि एक सामान्य मानसिक क्षमता है जो जैविक विकास की उपज है। उन्होंने एक प्रयोगशाला में किसी भी व्यक्ति की इंडिविजुअल डिफरेंस रिएक्शन टाइम, किसी भी एक चीज पर उसकी प्रतिक्रिया व्यक्त करने के टाइम और उसकी अन्य भौतिक विशेषताओं को जानने के लिए एक लैब बनाया और जिसमें उन्होंने ये जानने की कोशिश की कि इंटेलिजेंस जो है एक सामान्य मानसिक क्षमता है जो कि जैविक विकास की उपज है। जैविक विकास का सिद्धांत जो कि डार्विन ने दिया था। गाल्टन की स्टडी जो है इंटेलिजेंस का, वो लेबोरेटरी सेटिंग में उन्होंने करने की कोशिश की और उन्होंने बुद्धि को आनुवांशिकता पर आधारित बताया। उन्होंने कहा कि बुद्धि जो है वो इनहेरिट करता है बच्चा या जो भी व्यक्ति वो, और बाद में जो बुद्धि का विकास होता है वो वातावरण से इंटरेक्शन करने पर। तो उन्होंने हेरिडिटी पर जोर दिया। तो साइकोलॉजिस्ट ने बहुत सारे सिद्धांत बुद्धि के बताए और बहुत सारे इंडिविजुअल और ग्रुप टेस्ट भी बताए ताकि बुद्धि को मापा जा सके। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इंटेलिजेंस है क्या, उसके कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझेंगे और उसकी कुछ स्टोरीज को देखेंगे, फिर उसके टेस्ट को हम लोग डिटेल में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि इंटेलिजेंस है क्या। तो इंटेलिजेंस क्या है? किसी भी चीज को समझने की योग्यता है, तर्क करने की योग्यता है और किसी भी चीज को परसीव करने का, मतलब उसको समझने का, अनुभव करने का, और किसी भी लर्निंग, कोई भी चीज को सीखने में जो तेजी आती है, जो तत्परता होती है, मानसिक सतर्कता, जिसे अलर्ट कहते हैं। कोई भी व्यक्ति जो अलर्ट रहता है किसी भी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, उसे इंटेलिजेंट कहा जाता है। जो व्यक्ति की लर्निंग तेज गति से होती है, क्विकनेस इन लर्निंग होती है, मतलब जल्दी सीखता है कोई चीज, वह इंटेलिजेंट होता है। और जो रिश्तों को, किसी भी वस्तु को के रिलेशन या किसी भी सिचुएशन को समझने की योग्यता रखता है, वह इंटेलिजेंट माना जाता है। वह व्यक्ति जो किसी भी स्थिति में खुद को व्यवस्थित कर लेता है, अडॉप्ट कर लेता है, सिचुएशन को एडजस्ट कर लेता है, उसे इंटेलिजेंट कहा जाता है। तो बिने और साइमन ने इंटेलिजेंस की परिभाषा दी थी। उन्होंने बताया था कि किसी भी चीज को सही तरीके से जज करना और समझना और उसके किसी भी बात के लिए सही तर्क देना ही इंटेलिजेंस है। तो उन्होंने एबिलिटी टू जज वेल, अंडरस्टैंड वेल एंड रीजन वेल को इंटेलिजेंस बताया। तो जिस व्यक्ति में ये योग्यताएं पाई जाती है वह व्यक्ति बुद्धिमान होता है, इंटेलिजेंट होता है। डेविड वेस्लर ने इंटेलिजेंस को 1939 में इस तरह से परिभाषित किया कि द एग्रीगेट कैपेसिटी ऑफ इंडिविजुअल टू एक्ट पर्पसफुली, किसी भी व्यक्ति की जो समग्र क्षमता है, फुल कैपेसिटी जो है, जिसमें वह सही ढंग से कार्य कर सकता है और तर्क संगत ढंग से सोच सकता है और किसी भी वातावरण में वह उस खुद को एडजस्ट कर सकता है, समायोजित कर सकता है, किसी भी परिस्थिति को वह इफेक्टिवली डील कर सकता है, वैसे व्यक्ति को इंटेलिजेंट बताया वेस्लर ने। अब कुछ सिद्धांतों को भी हम देख लें। हम इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे रहे हैं सिद्धांत और
परिभाषा में, क्योंकि ये वीडियो टेस्ट पर कंसंट्रेट करेगा। तो थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, जिसमें थॉर्नडाइक का हमने एक थ्योरी लिया, सिद्धांत लिया इंटेलिजेंस को। उन्होंने बताया कि देयर आर 4 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस: कॉम्प्रिहेंशन, अरिथमेटिक, वोकेबलरी एंड एबिलिटी टू फॉलो डायरेक्शन। मतलब बुद्धि बस 4 प्रकार की होती है। जो व्यक्ति ये कार्य करने में सक्षम होते हैं, वो बुद्धिमान होते हैं। तो जिनको किसी भी बात को, किसी चीज़ को समझने की कैपेसिटी होती है, जो एबिलिटी होती है, समझ सकते हैं, और जिन्हें अंक गणित का ज्ञान होता है, और जिनके शब्दावली वोकेबलरी ज़्यादा होता है, जिनके पास शब्दों का संग्रह ज़्यादा होता है, शब्दावली उनकी ज़्यादा होने का मतलब हुआ कि उनका वर्ड पावर बहुत ज़्यादा होता है, और जो किसी भी निर्देशन को, किसी के द्वारा दिए गए आदेश को पालन करते हैं, सही ढंग से समझते हैं क्या कहा जा रहा है, तो उन्हें इंटेलिजेंस कहा गया है। थॉर्नडाइक ने वैसे व्यक्तियों को इंटेलिजेंट कहा जिनमें समझ होती है किसी भी स्थिति को समझने का, किसी भी पैसेज को पढ़ के समझने का, मतलब किसी भी चीज को समझने की शक्ति, अंकगणित की क्षमता। अंकगणित में क्या होता है? जोड़ना, घटाना, गुना करना, भाग देना। ये अंकगणित से, या कोई भी चीज को, मतलब अंकों की समझ होती है। शब्दावली उनकी अधिक होती है, और वो निर्देशों को सही ढंग से समझते हैं और उसका अनुपालन करते हैं। वैसे व्यक्ति इंटेलिजेंट होते हैं। स्पीयरमैन ने टू फैक्टर थ्योरी दिया। टू फैक्टर थ्योरी या द्विकारक सिद्धांत में उनका कहना है कि बौद्धिक क्षमता या इंटेलेक्चुअल एबिलिटी जो होती है, उसमें 2 फैक्टर होते हैं। एक होता है जी फैक्टर और दूसरा होता है एस फैक्टर। उनका कहना है कि जी फैक्टर जो है, ये जनरल फैक्टर होता है, ये सब में पाया जाता है, इसमें कोई यूनिक चीज नहीं होता है। ठीक है, ये सभी व्यक्तियों में पाया जाता है। यह एक इनेट एबिलिटी होती है, जन्मजात योग्यता होती है। ये सब व्यक्तियों में पाया जाता है, ये क्षमता पाई जाती है। और एक दूसरा उन्होंने बताया एस फैक्टर, जिसे स्पेसिफिक फैक्टर कहा जाता है। ये हर व्यक्ति में अलग अलग होता है। इस मतलब सब में होता भी नहीं है, कुछ व्यक्तियों में होता है, कुछ में नहीं होता है। किसी में यह एस फैक्टर एक से ज़्यादा होता है, किसी में एक भी नहीं होता है। तो ये एस फैक्टर जो है, वो व्यक्तियों में व्यक्तिगत विभिन्नता को निर्धारित करता है। जैसे कि जी फैक्टर सब में है। अब कोई व्यक्ति अगर म्यूजिक करता है, तो उसमें एस फैक्टर हो गया। अब वो अगर वही व्यक्ति पेंटिंग भी करता है, तो उसमें दूसरा एस फैक्टर भी हुआ। तो इसमें S1 S2, मतलब किसी भी व्यक्ति में जी फैक्टर के साथ साथ ये स्पेसिफिक फैक्टर एक या एक से अधिक हो सकता है। तो ये उसे एक दूसरे, हर इंसान को दूसरे इंसान से अलग करता है। तो इसे 2 फैक्टर थ्योरी उन्होंने कहा कि जी तो कॉमन है सब में, ये सब में पाया जाता है। ये एस फैक्टर है, किसी में 2 होता है, किसी में होता है एस एक ही होता है। किसी में जी के बाद एक म्यूजिक हो गया, पेंटिंग हो गया, राइटिंग हो गया। किसी को S1 S2 S3, कोई डांस, इसके साथ साथ डांस भी कर सकता है। तो किसी में बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक फैक्टर हो सकते हैं। तो ये हर व्यक्ति को, जैसे अब 3 तरह का लोग हुआ, तो ये फर्स्ट पर्सन इज डिफरेंट फ्रॉम सेकेंड इज डिफरेंट फ्रॉम थर्ड, सो ऑल आर डिफरेंट पर्सन। तो ये हो गया 2 फैक्टर थ्योरी, जिसे स्पीयरमैन ने दिया। इसमें एक जनरल फैक्टर होता है जो हर व्यक्तियों में पाया जाता है, और दूसरा होता है स्पेसिफिक फैक्टर, जो कि हर व्यक्ति में अलग अलग होता है, और इससे एक व्यक्ति दूसरे से अलग हो जाता है। इसे हम व्यक्तिगत विभिन्नता के नाम से भी जानते हैं। अगला हम देखेंगे थर्स्टन की थ्योरी, जिसमें उन्होंने बताया प्राइमरी मेंटल एबिलिटी, प्राथमिक मानसिक क्षमताओं का सिद्धांत, जिसे उन्होंने 1938 में दिया था। थर्स्टन का जो सिद्धांत था, उसमें उन्होंने 7 मेजर फैक्टर्स को बताया, जो कि इंटेलिजेंस को तय करते हैं, इंटेलिजेंस को निर्धारित करते हैं, बुद्धि को निर्धारित करते हैं। व्यक्तियों की बुद्धि को निर्धारित करने के लिए उन्होंने 7 फैक्टर्स बताया। ह्यूमन इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज, उनका कहना था कि अलग होता है, डाइवर्स होता है, विविध होता है।
और उन्होंने अपना मल्टी फैक्टर थ्योरी स्टेब्लिश किया। मल्टी फैक्टर थ्योरी स्टेब्लिश किया और उन्होंने 7 डिफरेंट मेंटल एबिलिटीज को बताया और उसमें कहा कि हर व्यक्ति में ये अलग अलग मेंटल एबिलिटीज होता है। तो इसमें उन्होंने कहा, सबसे पहले उन्होंने वर्बल फैक्टर को बताया, वर्बल कॉम्प्रिहेंशन या पहला है वर्बल फैक्टर। ये क्या होता है? ये ऐसी योग्यता होती है व्यक्ति में जो कि वो बहुत सारे वर्ड्स, सेंटेंसेस, लैंग्वेज, भाषा और वर्बल कंटेंट को समझ सकता है या बोल सकता है। तो ये एबिलिटी उसके बोलने कैसे इसको हम असेस करेंगे कि वो बहुत सारे शब्द जानता है, बहुत सारे लैंग्वेजेस या सेंटेंस में वो शब्दों का प्रयोग कर सकता है। तो इसको हम उसके वोकेबलरी टेस्ट, शब्दावली टेस्ट से पता कर सकते हैं, जंबल वर्ड टेस्ट से पता कर सकते हैं कि उसे शब्द ज्ञान या भाषा का कितना ज्ञान है, वर्बल लैंग्वेज का कितना, वेरियस वर्ड्स का कितना ज्ञान है, लैंग्वेज का कितना है। तो जंबल वर्ड्स में क्या होता है कि वर्ड्स आगे पीछे किए होते हैं, जैसे ही स्कूल इज गोइंग, ये जंबल है, इसको अरेंज कर देगा अगर वो सही ढंग से, तो इसका मतलब कि उसे वर्ड को अरेंज करना भी सही ढंग से आता है। तो ये हो गया इसका वर्बल कॉम्प्रिहेंशन। फिर दूसरा हो गया स्पेशल ये वर्ड फ्लुएंसी। वर्ड फ्लुएंसी में हम वो कितने रैपिडली किसी मतलब शब्दों का प्रयोग करता है या वो कितना जल्द रीडिंग भी उसकी कितनी रैपिड होती है, इससे हम कहते हैं वर्ड फ्लुएंसी फैक्टर। जब वो जल्दी जल्दी बोल सकता है जिसको कहते हैं वर्ड फ्लुएंसी, इसे हम वर्बल फ्लुएंसी भी कहते हैं। ये थर्स्टन का दूसरा एबिलिटी है, वर्बल फ्लुएंसी। उसमें उन्होंने बताया कि कितना जल्दी व्यक्ति बहुत सारे वर्ड्स को बोल सकता है या सेंटेंसेस को बोल सकता है, तो वर्बल फ्लुएंसी का पता चलता है। जिसके जो व्यक्ति की वर्बल फ्लुएंसी ज़्यादा होती है वो इस तरह के कार्य में एक्सेल करते हैं, और जिनकी लो वर्बल फ्लुएंसी होती है उनको इस कार्य को करने में कठिनाई होती है। तो ये कम्युनिकेशन स्किल को बढ़ाने में हेल्प करता है, वर्बल फ्लुएंसी या वर्ड फ्लुएंसी। तो ये फैक्टर पार्टिसिपेंट्स को कहा जाता है कि वो वर्ड्स को सोचे और जल्दी जल्दी बोलें, तो उससे उनका ये इंटेलिजेंस का ये फैक्टर पता चलता है। इंटेलिजेंस इस तरह का वर्बल फ्लुएंसी इंटेलिजेंस पता चलता है। अगला है स्पेशियल नहीं नंबर न्यूमेरिकल नंबर फैसिलिटी। तीसरा है, हम यहाँ लिखें नंबर फैसिलिटी। नंबर फैसिलिटी को हम न्यूमेरिकल इंटेलिजेंस भी कहते हैं। न्यूमेरिकल इंटेलिजेंस या नंबर फैक्टर भी कहते हैं, फैसिलिटी और नंबर न्यूमेरिकल फैक्टर। ये इंटेलिजेंस किस तरह का होता है? इसमें किसी भी व्यक्ति की ये एबिलिटी दिखती है कि किसी भी मैथमेटिकल या न्यूमेरिकल कंप्यूटेशंस, कोई भी मैथमेटिकल जोड़ घटाव या कोई भी इस तरह का कार्य होता है वो बहुत तेजी से कर सकता है और एक्यूरेसी के साथ कर सकता है। मतलब उसके द्वारा किए गए सब कैलकुलेशंस स्पीड में होते हैं और एक्यूरेट सही होते हैं, तो इसे हम नंबर फैसिलिटी कहते हैं। उसके बाद आता है स्पेशियल विजुअलाइजेशन। इसको हम अलग कलर से लिखते ताकि आपको क्लियर होगा। चौथा है स्पेशियल विजुअलाइजेशन, और इसे स्पेस फैक्टर भी कहते हैं। इस तरह का इंटेलिजेंस जिसमें होता है वो व्यक्ति क्या करता है कि जब किसी भी चीज को, रियल या इमेजिनरी ऑब्जेक्ट को किसी स्पेस में बनाना, जैसे पेंटर्स होते हैं, पेंटिंग करने वाले होते हैं, वो क्या करते हैं कि किसी भी कैनवास में वो
प्रोपोर्शन का उनको आइडिया होता है, वो स्पेस का आइडिया होता है और वो सही प्रोपोर्शन में चीज़ें बनाते हैं। इसके अलावा बहुत तरह के स्पेशल विजुअलाइजेशन में पजल्स को सॉल्व करने वाले आते हैं, जो कि पजल के फिगर्स को इधर उधर खिसकाकर उसे सही जगह पर पहुंचाते हैं। फिर ज्योमेट्रिक फिगर्स को समझने वाले होते हैं, ज्योमेट्रिक फिगर्स को जो समझते हैं या फिर किसी चीज का करेक्ट इमेज बनाते हैं, या फिर स्पेस मैनेजमेंट करने में वो एक्सपर्ट होते हैं। छोटे से जगह में उस बहुत सी तरह के चीज़ों के लिए जगह बना देते हैं, उन्हें हम ऐसे इंटेलिजेंस जिसमें होता है उसे स्पेशियल विजुअलाइजेशन या स्पेस फैक्टर इंटेलिजेंस कहते हैं। अगला है एसोसिएटिव मेमोरी। एसोसिएटिव या मेमोरी, एसोसिएटिव मेमोरी, इसमें क्या होता है, इसे सिंपल मेमोरी भी कहते हैं, कि किसी भी व्यक्ति में जो एबिलिटी होती है, कोई व्यक्ति ऐसे होते हैं कि किसी चीज़ को तुरंत याद कर लेते हैं, या नंबर हो या तो फिर फिगर हो या फैक्ट्स हो, तुरंत मेमोराइज कर लेते हैं, याद कर लेते हैं और उन्हें लंबे समय तक याद रखते हैं। तो इस तरह का इंटेलिजेंस जिनमें पाया जाता है उसे एसोसिएटिव मेमोरी इंटेलिजेंस के नाम से जाना जाता है। वो बहुत सारा नॉनसेंस सिलेबल्स जो होता है उसको भी याद कर लेते हैं, जो अलग अलग तरह की चीज़ें होती हैं। तो ये एबिलिटी इसकी एसोसिएटिव मेमोरी को टेस्ट करने का तरीका है नॉनसेंस सिलेबल्स, जिसमें कि मतलब कोई सीक्वेंस में लेटर्स नहीं होते हैं और उन्हें याद करने के लिए दिया जाता है। तो जो ऐसा कर लेते हैं उनका एसोसिएटिव मेमोरी अच्छा होता है और यह प्राइमरी मेमोरी मेंटल एबिलिटी पर निर्भर करता है। अगला है परसेप्चुअल स्पीड। परसेप्चुअल स्पीड, इस तरह का इंटेलिजेंस वैसे लोगों में पाया जाता है जो ये किस तरह की एबिलिटी होती है कि किसी भी स्पेसिफिक इमेज को, नंबर को, लेटर को वो बहुत तेजी से पहचान लेना, उसे परसेप्चुअल स्पीड कहा जाता है। जैसे पिक्चर रिकॉग्निशन टेस्ट होता है तो उसमें पिक्चर को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, या फिर सीरीज ऑफ नंबर्स में वो जो पर्टिकुलर नंबर को वो फाइंड कर लेते हैं, या फिर पर्टिकुलर वर्ड्स इन पैराग्राफ्स, ये सब चीज़ें जो होती है उसे परसेप्चुअल स्पीड कहा जाता है। जो जिन व्यक्तियों में ये पाया जाता है वो उसे परसेप्चुअल स्पीड वाला इंटेलिजेंस कहा जाता है। अगला है इंडक्टिव रीजनिंग फैक्टर, जिसको या रीजनिंग सिर्फ लिखिए या इंडक्टिव रीजनिंग। इसमें क्या होता है कि ये क्या करते हैं कि जनरल प्रिंसिपल डिड्यूस कर लेते हैं स्पेसिफिक से। तो इसीलिए ये इसको इंडक्टिव कहते हैं। इंडक्टिव में क्या होता है कि स्पेसिफिक से जनरल की ओर जाते हैं हम, स्पेसिफिक टू जनरल। एक एक केस को स्टडी करके हम कुछ चीज जनरलाइज करते हैं। तो इसमें क्या होता है, वर्ड सीरीज, नंबर सीरीज, ये सारी चीज़ों को वो मेजर कर लेते हैं। ये इंडक्टिव रीजनिंग टेस्ट इन्वॉल्व करता है कि किसी भी अप्रोप्रिएट नंबर या इमेज का जो सीक्वेंस है उसको सही ढंग से पकड़ पाना। सपोज कि इस तरह का चल रहा है सीक्वेंस ऐसा, अब इसके बाद ऐसा, फिर तो जिनमें ये रीजनिंग पाया जाता है, इंडक्टिव रीजनिंग, वो इस स्पेस में क्या होगा उसे ये बता सकते हैं, बता पाते हैं। तो इसलिए इस तरह की का इंटेलिजेंस जिसमें पाया जाता है उसे इंडक्टिव रीजनिंग पावर कहा जाता है, या इंडक्टिव रीजनिंग फैक्टर वाला इंटेलिजेंस माना जाता है। तो इस तरह से थर्स्टन ने 7 तरह के इंटेलिजेंस बताए, जो कि अलग अलग जो व्यक्तिगत विभिन्नता को भी शो करता है। अगला है रेमंड कैटल का फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस। तो फ्लूइड को द्रव्य कहते हैं, क्रिस्टलीकृत बुद्धि।
तो फ्लूइड इंटेलिजेंस क्या होता है, इसमें है कि किसी भी चीज में सोचना, क्रिएटिवली सोचना और अमूर्त रूप से सोचना, और डेटा, कोई भी डेटा दिया हो किसी भी आंकड़ा से इन्फरेंस निकालना, और डेटा से निष्कर्ष निकालना और रिलेशनशिप समझना। तो ये सारा चीज जो है ना, ये एनालॉजी, वर्किंग मेमोरी, कॉन्सेप्ट फॉर्म करना, क्लासिफिकेशन करना, ये सारी चीज हेरिडिटी से आता है। तो कहने का मतलब क्या है कि ये फ्लूइड इंटेलिजेंस जो है ये इनेट होता है, इसे एक्वायर नहीं किया जाता है, ये हेरिडिटी से आता है और ये इनेट होता है। ये हमारी करंट एबिलिटी को शो करता है जो हमें आनुवांशिकता से प्राप्त होती है। और क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस जो होता है ना, क्रिस्टलीकृत बुद्धि होती है, वो लर्निंग, नॉलेज और एज के साथ लाइफ टाइम में बढ़ता चला जाता है, तो उसे हम क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस कहते हैं। तो फ्लूइड हुआ कि हम उसे इनहेरिट करते हैं, जन्मजात होता है, और क्रिस्टलाइज्ड हम अक्वायर करते हैं। तो क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस जो है वो ऐसा नॉलेज है जो कि हम पहले के ज्ञान से और पिछले अनुभव से नए ज्ञान को जोड़कर सीखते हैं, प्रायर लर्निंग से आता है। और ये क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस में क्या क्या चीज शामिल है, तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड वोकेबलरी। तो क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस किस पर आधारित है, जो कि हमारे अनुभवों से आता है। ये इंटेलिजेंस हमारे अनुभव के साथ बढ़ता है, उम्र के साथ बढ़ता है। और फ्लूइड इंटेलिजेंस हमें जन्मजात या हेरिडिटी से प्राप्त होता है। फिर स्टर्नबर्ग की थ्योरी है तो बड़ी, मैंने सिर्फ सब याद रखने के लिए छोटा सा इसमें से पॉइंट्स लिया है। तो स्टर्नबर्ग की थ्योरी जो है इंटेलिजेंस की, ये रॉबर्ट जे स्टर्नबर्ग ने दिया था। उन्होंने 3 तरह का इंटेलिजेंस बताया है। पहला व्यवहारिक, जिसे हम प्रैक्टिकल कहते हैं। प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस क्या होता है कि विभिन्न संदर्भों में अलग अलग, प्रैक्टिकल मतलब जैसी परिस्थिति के हिसाब से व्यवहार करना ही प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस होता है। क्रिएटिव इंटेलिजेंस होता है कि जब हम नए नए आइडियाज को लेकर आते हैं तो वो इंटेलिजेंस क्रिएटिव होता है। क्रिएटिव का मतलब होता है नोवाइज, कोई भी नई चीज बनाना जो पहले से नहीं होता है, कुछ नई चीज सोचना, नए विचार लाना, ये क्रिएटिव इंटेलिजेंस होता है। और एनालिटिकल इंटेलिजेंस जो होता है, विश्लेषणात्मक इंटेलिजेंस जो होता है कि कोई भी सूचना का मूल्यांकन करना, मतलब कि कोई भी चीज को प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसे किसी भी प्रॉब्लम के हर छोटे छोटे पार्ट में प्रॉब्लम को स्टडी करना, एनालाइज करना और तब सॉल्यूशन को निकालना, तो ये एनालिटिकल इंटेलिजेंस होता है। अब हम आगे हार्वर्ड गार्डनर का इंटेलिजेंस जो है, मल्टीपल इंटेलिजेंस का थ्योरी जो है, ये उनका मल्टी फैक्टर थ्योरी था, इनका मल्टीपल इंटेलिजेंस है। थर्स्टन का मल्टी फैक्टर था, इनका मल्टीपल है। ये क्या बताते हैं, हार्वर्ड गार्डनर का थ्योरी सीटेट के एग्जाम में या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत पूछा जाता है और ये अप्लाइड टाइप का क्वेश्चन आता है। जैसे इस बार एक क्वेश्चन आया था कि एम.एफ. हुसैन पेंटिंग करते हैं तो उनमें किस तरह का इंटेलिजेंस पाया जाएगा। तो अभी हम इसको देखेंगे तो हम समझ पाएंगे कि उनमें किस तरह का इंटेलिजेंस था। तो ये इसमें क्या होता है कि ये इंटेलिजेंस, गार्डनर ने कहा कि सब लोग सारी बुद्धि के साथ पैदा नहीं होते हैं, बल्कि बुद्धि क्या है, ये उन्होंने जी फैक्टर को, जो स्पीयरमैन का थ्योरी था कि सब में पाया जाता है, जी फैक्टर जनरल जिसको कहते हैं, और उन्होंने जे 2 फैक्टर थ्योरी में जी एंड एस बताया था। तो हार्वर्ड गार्डनर ने उसको चैलेंज किया। उनका कहना था कि नहीं, कोई भी व्यक्ति जनरल इंटेलिजेंस के साथ पैदा नहीं होता। उन्होंने कहा कि 9 तरह की बुद्धि होती है, जिसमें नेचुरलिस्टिक, म्यूजिकल, लॉजिकल, मैथमेटिकल, एग्जिस्टेंशियल, इंटरपर्सनल, लिंग्विस्टिक, बॉडीली, काइनेस्थेटिक, इंट्रापर्सनल एंड स्पेशल इंटेलिजेंस। तो यहाँ पर हम देखेंगे स्पेशल इंटेलिजेंस, चूंकि हम पहले पढ़ चुके हैं इसलिए यहाँ पर हम बता दें कि एम.एफ. हुसैन का जो इंटेलिजेंस था वो स्पेशल इंटेलिजेंस था, क्योंकि वो स्पेस को मैनेज करते थे पेंटिंग में। तो उनको स्पेस का पूरा आइडिया था, प्रोपोर्शन का आइडिया था।
तो अब हम एक एक करके हार्वर्ड के गार्डनर के इंटेलिजेंस को स्टडी करते हैं। पहला है नेचुरलिस्ट इंटेलिजेंस। ये इंटेलिजेंस उस वैसे व्यक्ति के पास होता है जो प्रकृति को समझता है, पर्यावरण समझता है, प्रकृति की घटनाओं के बारे में, एनवायरनमेंट के बारे में जानकारी रखता है, उस तरह का जिसको जानकारी होती है। जो भूमि, बहुत सारे लोग होते हैं जो बताते हैं आके कि पानी कहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर बोरिंग कीजिए। इस तरह का जो इंटेलिजेंस पाया जाता है उसे हम नेचुरलिस्ट इंटेलिजेंस कहते हैं। म्यूजिकल इंटेलिजेंस वैसे लोगों में पाया जाता है या उस एबिलिटी को कहा जाता है जो म्यूजिक को अच्छी तरह से समझते हैं और म्यूजिक के पिच का डिस्क्रिमिनेशन उनको समझ में आता है। आरोह अवरोह कहाँ पर, बीट क्या है, कैसे ताल कट रहा है कि नहीं कट रहा है, गाना का रिदम क्या है, ये सारी चीज़ों के प्रति जो जागरूक होते हैं, उनको जो अवेयरनेस होता है, तो इस तरह का जिन लोगों में इस तरह का अवेयरनेस होता है उसे म्यूजिकल इंटेलिजेंस कहा जाता है। अगला है लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। ये जो है तार्किक गणितीय बुद्धि, ये डिडक्टिव इंडक्टिव लॉजिक से रिलेटेड होता है। इंडक्टिव हमने बताया था कि स्पेसिफिक टू जनरल, मतलब एक एक केस को स्टडी करके जनरल रूल बनाना या जनरल रूल से स्पेसिफिक केस पर आना, या लॉजिक और मैथमेटिक्स का जिनको ज्ञान होता है, जो मैथमेटिक्स का कैलकुलेशन आसानी से कर लेते हैं, जिन्हें मैथमेटिक्स समझ में आता है या किसी चीज़ को मैथमेटिकली प्रूव करते हैं, इस तरह का इंटेलिजेंस इसमें पाया जाता है, उसे लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस कहते हैं। एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस ऐसे लोगों में पाया जाता है जो ह्यूमन एग्जिस्टेंस को समझते हैं, जो जन्म, मृत्यु, सोल, आत्मा या इस तरह की बातें करते हैं। तो ऐसे लोग होते हैं जो सेंट, साधु, सन्यासी, रिलीजियस गुरु होते हैं, उनमें एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस पाया जाता है। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, ये उस तरह का इंटेलिजेंस होता है जो व्यक्ति दूसरे को काउंसलिंग करते हैं, सेल्स पर्सन होते हैं जो अपने प्रोडक्ट को आपको कन्विंस करके बेच के चले जाते हैं, या फिर जो नेता होते हैं जो आपसे आपको अपनी पार्टी की तरफ खींच लेते हैं, अपनी बातों से लुभा लेते हैं। टीचर्स होते हैं जो आपको समझा देते हैं, तो इसे ये कहते हैं इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। ऐसे लोगों में जो अन्य लोगों को समझने और समझाने की क्षमता रखते हैं, उनमें इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस पाया जाता है। अगला है लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। लिंग्विस्टिक भाषा संबंधी, भाषाई बुद्धि वैसे लोगों में होती है जिनमें कि लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस पाया जाता है, जो लिख सकते हैं, बोल सकते हैं। तो इसमें आता है पोएट्स, राइटर्स, ओरेटर्स, जो कि उनमें लिंग्विस्टिक, जो भाषा का ज्ञान रखते हैं, उनमें लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस होता है। बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस उन वैसे व्यक्तियों में पाया जाता है जो कि अपने बॉडी पर जिनका कंट्रोल होता है, वो बॉडी में लोच होता है, वो बॉडी के एक्सप्रेशन से अपने भाव को प्रकट कर सकते हैं। इसमें आते हैं जिम्नास्ट, डांसर्स, स्पोर्ट्समैन, ये सारे लोग होते हैं जिनमें बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस पाया जाता है। अगला है इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। ये वैसे एबिलिटी से रिलेटेड है, उन व्यक्तियों में होता है जो खुद को जानते हैं, जो अपना स्ट्रेंथ जानते हैं, अपनी कमियों को समझते हैं। तो उन्हें जो यह निजी बुद्धिमत्ता होती है, प्राइवेट इंटेलिजेंस होता है, जो कि किसी व्यक्ति के पास होती है। फिर है स्पेशल इंटेलिजेंस, जो कि हम पहले भी डिस्कस किए थे। उसमें ये एबिलिटी होती है स्पेस मैनेजमेंट की, जो कि पेंटर्स, स्पेस इंजीनियर्स मतलब स्पेस मैनेजमेंट करने वाले इंजीनियर्स जो होते हैं, कम जगह में भी बिल्डिंग खड़ा कर देते हैं, वैसे लोगों में स्पेशल इंटेलिजेंस मतलब स्पेस को यूटिलाइज करना जानते हैं, वैसे लोगों में ये इंटेलिजेंस पाया जाता है। अब हम आते हैं इंटेलिजेंस टेस्ट पर, जो कि हमारा मेन पोर्शन है। तो ये कैटल जो थे, जेम्स मैकिन कैटल, अभी इनका हमने इंटेलिजेंस का सिद्धांत पढ़ा था, फ्लूइड और क्रिस्टल इंटेलिजेंस जिन्होंने दिया, उन्होंने मेंटल टेस्ट टर्म पॉइंट किया था। फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट जो था 30 आइटम का, वो 1905 में आया था, जिसमें कि बिने साइमन टेस्ट कहा जाता है। ये स्पेशल नीड वाले बच्चों की बुद्धि को टेस्ट करने के लिए इसे
लाया गया था, ये सामने में आया था। विनय साइमन टेस्ट जो था उसको फिर से रिवाइज किया गया 1900 में, और उसके बाद उसमें उन्होंने मेंटल एज का कॉन्सेप्ट लाया जिसे MA कहा जाता है। फिर इसका दूसरा वर्जन आया 1911 में। विलियम स्टर्न ने मेंटल कोशेंट टर्म को इंट्रोड्यूस किया 1912 में, और मेंटल एज और क्रोनोलॉजिकल का एज जो MA एंड CA के नाम से जाना जाता है, इसे इस कॉन्सेप्ट को लाया। अब हम इसमें मतलब हम इंटेलिजेंस टेस्ट में क्या क्या चीज़ को देखेंगे, हम देखेंगे IQ देखेंगे, बी बेसल एज देखेंगे, मेंटल एज देखेंगे और क्रोनोलॉजिकल एज देखेंगे। तो इन सब चीज़ों से पहले जानने के लिए हम इन सब टर्म्स को जान लिए कि क्रोनोलॉजिकल एज और मेंटल एज किसके द्वारा लाया गया था। विलियम स्टर्न ने इंट्रोड्यूस किया था 1912 में, और मेंटल कोशेंट शब्द आया था उन्हीं के द्वारा। और पहला इंटेलिजेंस टेस्ट 30 आइटम्स का किसने बनाया था? विनय साइमन ने बनाया था। तो अल्फ्रेड बिनो को फादर ऑफ मेंटल एज भी कहा जाता है। इंटेलिजेंस टेस्ट, फादर ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट किसको कहा जाता है? अल्फ्रेड बिनो को। अब क्रोनोलॉजिकल CA या क्रोनोलॉजिकल एज क्या होता है? क्रोनोलॉजिकल एज को CA कहते हैं, कालानुक्रमिक आयु। यह जो है यह एक्चुअल एज, किसी भी व्यक्ति का जो जन्म से के समय ऑन हिज डेट ऑफ बर्थ, उसका एक्चुअल एज, डेट मतलब अकॉर्डिंग टू हिज डेट ऑफ बर्थ, अकॉर्डिंग टू हिज डेट ऑफ बर्थ जो उसका एक्चुअल एज होता है उसकी आयु को दर्शाता है, इसे हम CA कहते हैं। मेंटल एज क्या होता है? द कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल एज वाज डेवलप्ड बाय अल्फ्रेड बिने इन 1908। और मेंटल एज क्या बतलाता है? कि लेवल ऑफ डेवलपमेंट विच ए चाइल्ड हैज रीच्ड एट ए गिवन एज। आपका कितना मेंटल डेवलपमेंट हुआ, कितना आप जानते हैं, तो उसे हम मेंटल एज से कहते हैं। तो मेंटल एज में क्या चीज़ जोड़ा जाता है? पहले हम ये जान लें कि मेंटल एज और क्रोनोलॉजिकल एज अगर दोनों बराबर है तो चाइल्ड इज नॉर्मल। अगर मेंटल एज ज़्यादा है और क्रोनोलॉजिकल एज कम है, इसका क्या मतलब है? मेंटल एज ज़्यादा है मतलब क्या है कि 8 साल का बच्चा है वो 10 साल के बच्चे का क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहा है, तो इसका मतलब चाइल्ड इज एडवांस्ड, क्योंकि उसका मेंटल एज ज़्यादा है। अगर मेंटल एज कम है क्रोनोलॉजिकल एज से, तो इसका मतलब बच्चा पिछड़ा है। क्यों? अगर मान लीजिए मेंटल एज 8 साल का है और बच्चा 6 साल का क्वेश्चन भी नहीं सॉल्व कर रहा है, तो इसका मतलब वो बैकवर्ड है। तो मैक्सिमम मेंटल एज ऑफ ए पर्सन को हम 19 to 20 ईयर्स तक देखते हैं, मानसिक आयु को। तो ये अभी हम इसको कैसे निकालेंगे इंटेलिजेंस टेस्ट में देखेंगे कि मतलब मैक्सिमम मेंटल एज 19 से 20 साल तक माना गया है, उससे के बाद नहीं। तो द प्रोसेस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ मेंटल एज, अब मेंटल एज को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं पहले ये देख लेंगे, उसके बाद हम इंटेलिजेंस कोशेंट भी निकालेंगे। तो मेंटल एज को कैलकुलेट करने के लिए क्या है कि चाइल्ड का जो मेंटल एज है वो बेसल एज एंड क्रेडिट्स को ऐड करके माना जाता है। तो बेसल एज क्या हुआ? मान लीजिए कि बेसल एज क्या है? जो उसका एक्चुअल एज है। बेसल एज होता है मेंटल एज प्लस क्रेडिट, ठीक है? तो नहीं, सॉरी, उल्टा बोल रही। मेंटल एज होता है, फिर से लिखूं, मेंटल एज होता है बेसल एज प्लस क्रेडिट, ठीक है? तो मेंटल एज निकलता है। तो अब बेसल एज और क्रेडिट क्या हुआ? सपोज एक चाइल्ड है जो इंटेलिजेंस टेस्ट ले, उसका लिया जा रहा है, उसका 6 सबसेट है। एक इंटेलिजेंस टेस्ट का 6 सबसेट्स है। 6 सबसेट्स का मतलब हुआ 1 + 1, 6 सबसेट है। अब अगर वो 1 सबसेट पास करता है, एक सबसेट पास करता है, तो उसको एक क्रेडिट दिया जाता है, एक क्रेडिट, ठीक है? दो पास किया, 1 क्रेडिट,
एक सबसेट अगर इज क्या है, एक क्रेडिट और कितने मंथ का है, 2 मंथ। तो इससे क्या हुआ, टोटल क्या हुआ कि 6 सबसेट्स का क्या मतलब हुआ, 2-2 मंथ का एक एक सबसेट है, तो टोटल कितना हुआ, 12 मंथ। 12 मंथ्स मतलब 1 ईयर, ठीक है, इज इक्वल टू 1 ईयर। तो पासिंग ऑल सबसेट्स क्रेडिट ऑफ 12 मंथ, एक सबसेट 1 क्रेडिट 2 मंथ, और सारा 6 सबसेट को पास करने से कितना हुआ क्रेडिट, 6 क्रेडिट और 12 मंथ्स, क्योंकि एक क्रेडिट का कितना है, एक क्रेडिट जो है सो 2 मंथ्स के बराबर है। तो 6 क्रेडिट कितने मंथ के बराबर हो जाएगा, 12 मंथ। 6 सबसेट्स है जिसमें कि एक सबसेट इज इक्वल टू 1 क्रेडिट और 1 क्रेडिट इज इक्वल टू 2 मंथ्स, ठीक है। तो अब हम चलते हैं आगे बढ़ते, तो ये क्लियर हो जाएगा आपको। तो अगर जो स्टूडेंट है वो अगर 8 साल का बच्चा है और 8 साल का बच्चा है और वो बच्चा 8 साल का सारा टास्क पास कर गया, मतलब 6 टास्क था, 6 टास्क जो 6 क्रेडिट था, 6 सबसेट्स जो था उसने सब पास कर लिया। तो 8 इयर्स अगर कोई बच्चा पास कर गया सारा 6 सबसेट, तो उसकी बेसल एज क्या हुई, बीए क्या होगा, उसका बेसल एज होगा 8 इयर्स, ठीक है। 6 सबसेट उसने सारे टास्क 8 साल की उम्र के जो थे सारे कर लिए, तो उसका बेसल एज हो गया 8 इयर्स। अब क्या हुआ कि अब 9 इयर्स का ये 9 इयर्स के 6 सबसेट्स में से 6 सबसेट्स ऑफ 9 इयर्स अब लिया गया। तो 9 इयर्स में वो क्या किया कि 9 इयर्स का 4 सबसेट्स उसने क्लियर किया, 4 सबसेट्स पास किया, सिर्फ 4 ही पास किया। 6 सबसेट हर ईयर का है, तो 8 इयर्स का 6 सबसेट पास कर गया, तो उसकी बेसल एज हो गई 8 इयर्स। अब अगर वो 9वें साल का मतलब नेक्स्ट ईयर का नेक्स्ट क्लास का अगर उसको 6 सबसेट दिया जाता है, तो उसमें से वो 4 सबसेट बना लिया, तो उसका एज क्या हो जाएगा, 8 मंथ्स, क्योंकि 4×2 मंथ का एक है, तो वो उसका हो गया 8 मंथ्स ईयर। 9 का वो कितना 9 ईयर का कितना क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, तो 8 सबसेट्स, वो 4 सबसेट क्लियर किया, तो उसकी आयु 8 मंथ उसमें जुड़ गई। और 10 ईयर का अगर उसको 6 सबसेट दिया गया, 6 सबसेट्स ऑफ 10 ईयर का, सपोज कि 8 साल में बच्चा 3 क्लास का है, तो 3 क्लास का वो सारा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, तो उसकी बेसल एज हो गई 8 इयर्स। वो क्या किया, 4th क्लास का भी उसको क्वेश्चंस दिया गया 6 सबसेट, उसमें से वो 4 सबसेट सॉल्व कर दिया, तो इसका मतलब कि उसका बेसल एज क्या हो गया, 8 इंटू 8 मंथ्स, 8 इयर्स प्लस 8 मंथ्स, क्योंकि वो अगले 9 ईयर वाला जो क्लास था 4th क्लास का, वो 4 सबसेट सॉल्व कर दिया, तो उसकी बेसल एज हो गया 8 मंथ। तो और 10 जो हो गया 5th क्लास, उसका वो कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया, कोई भी सबसेट सॉल्व नहीं कर पाया, तो उसकी वहां पर उसको कोई क्रेडिट नहीं मिला, 0 क्रेडिट मिला। तो उसका टोटल एज क्या हो गया, 8 इयर्स 8 मंथ। तो उसका मेंटल एज क्या हो गया, 8.8 इयर्स। तो कैसे निकला मेंटल एज, मेंटल एज निकला बेसल एज प्लस पार्शियल क्रेडिट्स। तो बेसल एज था उसका 8 इयर्स और पार्शियल क्रेडिट्स उसको कितना मिला, 8 मंथ्स का, ठीक है। तो इसलिए उसका मेंटल एज क्या हो गया, 8.8 इयर्स। क्लियर है, फिर से बता दूं कि अगर कोई बच्चा 8 इयर्स का है
और 8 इयर्स का वो सपोज कि 8 इयर्स का बच्चा 3 क्लास में होता है, 6 में अगर एडमिशन हुआ तो 6 में 1, 7 में 2 और 8 में क्लास 3 का वो सारा सबसेट पास कर गया, तो उसका बेसल एज हुआ 8 इयर्स। अब उसको 9 क्लास का दिया गया टास्क, तो 6 सबसेट्स 6 टास्क 9th ईयर मतलब 4th क्लास का दिया गया, उसमें से वो 4 टास्क पूरा कर पाया, 2 नहीं कर पाया। तो चूंकि हर टास्क हमने पहले देखा था कि हर टास्क 6 टास्क में का कैसे बंटवारा था कि हर टास्क का 2 मंथ का क्रेडिट था। तो क्या हुआ कि अगर वो 4 टास्क को सॉल्व किया तो 2 मंथ के क्रेडिट के हिसाब से उसने कितने मंथ का कार्य किया, 8 मंथ्स का। और 10th में अगर 4th का हो गया और 5th क्लास का भी काम उससे कराया गया तो वो एक भी नहीं सॉल्व कर पाया, तो उसे कोई क्रेडिट नहीं मिला क्योंकि वो 6 टास्क में से एक भी टास्क नहीं पूरा कर पाया। तो उसका टोटल ईयर कितना हो गया, 8 इयर्स का तो वो था ही, और क्योंकि वो अगले 9 ईयर का भी 4 टास्क को सॉल्व किया तो उसका क्रेडिट मिल गया उसको 4 इंटू 2 मतलब 8 मंथ्स, तो उसका 8 इयर्स 8 मंथ्स हो गया मेंटल एज। कैसे मेंटल एज 8.8 हुआ, क्योंकि हमने मेंटल एज में पहले ही बताया था कि मेंटल एज इज इक्वल टू बेसल एज प्लस पार्शियल क्रेडिट्स। तो बेसल एज और बीए, तो बेसल एज ऑलरेडी गिवन कि 8 साल का है वो, और पार्शियल क्रेडिट्स उसको कितना मिला, तो 4 सॉल्व किया था तो 4 इंटू 2, क्योंकि हर क्रेडिट का 2 मंथ्स मिल रहा था, तो उसको कितना मंथ मिला उसके एज में, तो 8 मंथ जुड़ गया। क्यों, उसका मेंटल एज कितना है, वो है 8 इयर्स का, लेकिन उसका मेंटल एज अपने ईयर्स मतलब उम्र से ज़्यादा है, क्योंकि वो अपने उम्र से ज़्यादा वाला सबसेट भी 4 सॉल्व कर दिया, इसलिए उसका मेंटल एज हो गया 8.8 इयर्स। अब इसका इंटेलिजेंस निकालने के लिए तो बेसल एज क्या हुआ, बेसल एज हो गया वह एज जो कि बच्चा सभी क्वेश्चंस, जहां बेसल एज हुआ कि जहां पर वो सारा सॉल्व कर रहा है, जो टेस्ट का सारा दिया गया वो सारा वो सॉल्व कर रहा है। ठीक है, तो बेसल एज यहाँ था हमारा, फिर से एक बार हम लोग उसको दोहरा लें। यहाँ बेसल एज था, यहाँ बेसल एज उसका था 8 इयर्स, क्योंकि 8 इयर्स का उसने सारा सॉल्व कर दिया था, वेयर ही और सी कैन सॉल्व ऑल क्वेश्चंस। तो 6 सब सेट सारा उसने सॉल्व कर दिया, तो इसलिए उसका 8 इयर्स एज। और जब वो 9th का दिया गया उसको, तो 9th वाला 9 इयर्स का वो कितना सॉल्व किया, 4। तो 4 सबसेट उसने सॉल्व किया, तो 4 सबसेट सॉल्व किया, तो हर सबसेट को 2 क्रेडिट दिया गया था, तो 4 इंटू 2, तो उसको मिल गया टोटल क्रेडिट कितना मिल गया, 8। तो बेसल एज प्लस क्रेडिट मिलाकर होता है मेंटल एज, ये हमने बताया था। तो बेसल एज उसका 8 इयर्स है, और क्रेडिट कितना मिला, ये क्रेडिट उसको मिला 8 प्लस 8 इयर्स प्लस 8 मंथ्स, है ना, ये मंथ था, हर 2 मंथ हर सेट का, तो उसका मेंटल एज हो गया 8.8 इयर्स। First US intelligence test was introduced by Terman in इंटेलिजेंस टेस्ट यूएस का किसके द्वारा इंट्रोड्यूस हुआ था, पहला टर्मन के द्वारा 1916 में, और बीने साइमन टेस्ट को स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में फिर से रिवाइज किया गया और इसका नाम हो गया स्टैनफोर्ड बीने टेस्ट। अभी जो चल रहा है स्टैनफोर्ड बीने टेस्ट, वो 4th रिवीजन उसका चल रहा है। अब कन्वर्टेड मेंटल कोशेंट को इंटेलिजेंस कोशेंट फॉर्मूला में बदला गया, पहले मेंटल कोशेंट कहलाता था, उसको फिर आईक्यू बनाया गया। आईक्यू का फॉर्मूला है आईक्यू इज इक्वल टू मेंटल एज बाय क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। ठीक है, अब इसको हम लोग जो कैलकुलेट किए हैं पीछे उसको फॉर्मूला में डाल के देखते हैं, यहाँ पर हम निकालते हैं।
तब हमारा IQ पता चलेगा। तो IQ का फॉर्मूला, इंटेलिजेंस कोशेंट का फॉर्मूला है MA/CA इंटू 100। तो हमारा पिछला क्वेश्चन में क्या था, मेंटल एज 8 BA, मेंटल एज था हमारा BA प्लस क्रेडिट, तो कितना आया था वो 8.8 ईयर्स। और क्रोनोलॉजिकल एज क्या है, तो वो एक्चुअल एज है, CA इज एक्चुअल एज, है ना। एक्चुअल एज कितना था, तो ये हो गया 8.8/8, एक्चुअल एज ये है, CA हमारा ये है इंटू 100, ठीक है। तो इसको हम कैंसिल किए, ये हो गया 4.4। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, एक सेकेंड मल्टीप्लाई करके 4.4 इंटू अगर करते तो 110, ठीक है। अब ये आ गया हमारा 110। अब स्टैनफोर्ड बिनेट टेस्ट का क्लासिफिकेशन जो दिया हुआ है, IQ रेंज दिया हुआ है। अब हमारा जो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, क्या आया हमारा IQ, आया हमारा 110। तो यहाँ क्लियर करेंगे तभी हम देख पाएंगे। तो हम यहाँ लिख लेते हैं, कैलकुलेट करके हमारा IQ यहाँ पर फिर से एक बार कैलकुलेट करके आपको दिखा दे याद रखने के लिए। MA/CA इंटू 100, MA था 8.8/8 इंटू 100, तो ये हो गया 4 इंटू 4, तो ये IQ हमारा निकला 110। अब ये IQ का रेंज दिया है, तो हम इसको देखेंगे कि ये IQ हमारा किस रेंज में आ रहा है। तो 110 आ रहा है हमारा इस रेंज में, ठीक है। तो उस बच्चे का IQ क्या निकला, हाई एवरेज, मतलब मोर देन एवरेज, ठीक है। अब हम आगे चल के देखेंगे कि IQ का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। तो ये जो IQ टेस्ट है, ये स्पेसिफिक मैथमेटिकल स्कोर है। अगर इसको हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में देखें, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व क्या होता है, ये बेल शेप्ड कर्व होता है, ठीक है। यहाँ पर इसका मीन होता है और ये होता है हमारा एवरेज 68%, ठीक है। और यहाँ फिर 13.2% होता है, इधर 13.2, ऐसे करके ये बढ़ता चला जाता है, घटता। तो ये क्या है कि ये वक्त घंटी क्या कर, कोई भी पर्सनालिटी का ट्रेट हो, कोई भी इंटेलिजेंस हो, कोई ट्रेट हो, ब्यूटी हो, ऑनेस्टी हो, सब किसी का भी डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन ये नॉर्मल कर्व की तरह आता है। और ये हमें क्या बताता है कि अधिकांश लोग, जो मैक्सिमम परसेंट ऑफ लोग होते हैं, वो एवरेज होते हैं। और ये होते इधर बिलो एवरेज, इधर हुए कम 13.2, इधर भी अबव एवरेज। तो बहुत कम लोग सुपीरियर होते हैं और बहुत कम लोग इंफीरियर होते हैं। मैक्सिमम लोग क्या होते हैं, एवरेज होते हैं। तो अधिकांश, जैसे कि जब हम इसको नॉर्मल कर्व में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, यहाँ पर मीन मीडियन मोड कोइंसाइड करता है, इस साइड प्लस होता है, वो एक स्टैंडर्ड डेविएशन, 2 स्टैंडर्ड डेविएशन, और इधर फिर 3 इधर माइनस में जाता है, 1 स्टैंडर्ड डेविएशन, ये आप बाद में पढ़ेंगे। तो इसमें क्या होता है कि औसत लोग जो होते हैं, अधिकांश, और 68% मतलब औसत लोग का स्कोर जो होता है वो एवरेज होता है, और इससे ज़्यादा बहुत कम लोग होते हैं। इसको हम इधर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा। तो बेल शेप्ड कर्व जो है IQ स्कोर्स, वो क्या बताता है, इसका जो एवरेज वैल्यू होता है ना, ये 100 बताता है। इसको हम पीछे के इसमें देखते हैं कि एवरेज स्कोर कितना आता है।
तो देखिए एवरेज कितना आता है 90 से 109, तो मैक्सिमम लोग इस रेंज में आते हैं, एवरेज वाले रेंज में। और आईक्यू सबका या कोई भी हाइट वेट लेंथ सब भी देखेंगे तो एवरेज ज़्यादा लोग होते हैं। तो ये हो गया आपका। और इसके बाद 110 से ऊपर 144 और उतना नीचे, तो अबव एवरेज और बिलो एवरेज कम लोग होते हैं, मैक्सिमम लोग एवरेज होते हैं। और इसे हम ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व करते हैं, एनपीसी के द्वारा दिखाते हैं, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व। इसे नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व भी कहते हैं या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व कहते हैं। बेल शेप्ड कर्व भी कहा जाता है। तो कोई भी ट्रेड का डिस्ट्रीब्यूशन इसी तरह से होता है जिसमें मैक्सिमम परसेंटेज एवरेज लोगों की होती है। ठीक है। अब हम इंटेलिजेंस टेस्ट का क्लासिफिकेशन करेंगे कि किस तरह से इसका वर्गीकरण होता है। तो साइज के आधार पर इंटेलिजेंस टेस्ट का क्लासिफिकेशन दो हेड में होता है। एक इंडिविजुअल टेस्ट जिसमें हर एक एक व्यक्ति का परीक्षण होता है, दूसरा होता है ग्रुप टेस्ट जिसमें समूह में परीक्षण होता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, जब लैंग्वेज का यूज होता है, ये तो हुआ कि बेसिस ऑफ साइज, ये बेसिस ऑफ साइज हुआ आकार के आधार पर। अब दूसरा है भाषा के आधार पर, जब प्रयुक्त भाषा का लैंग्वेज जो यूज होता है उसके आधार पर होगा। तो एक होता है वर्बल टेस्ट और दूसरा होता है नॉन वर्बल टेस्ट और परफॉर्मेंस टेस्ट, गैर मौखिक परीक्षण, प्रदर्शन परीक्षण और मौखिक परीक्षण। ये क्लासिफिकेशन जो है इंटेलिजेंस टेस्ट का, वो इसके द्वारा बताया जा सकता है कि वर्बल टेस्ट में कौन सा हुआ। वर्बल टेस्ट में एक हुआ पहला हुआ इंडिविजुअल वर्बल, दूसरा हुआ ग्रुप वर्बल। फिर नॉन वर्बल टेस्ट और परफॉर्मेंस टेस्ट में इंडिविजुअल नॉन वर्बल और ग्रुप नॉन वर्बल। अब ये कैसे होता है, क्या होता है, इसको हम आगे देखते हैं। इंडिविजुअल वर्बल टेस्ट में क्या होता है, ये जो इंटेलिजेंस टेस्ट होता है जिसमें एक एक करके व्यक्ति आता है, एक टेस्ट में एक एक करके आता है एक टाइम पे, जिसके लिए ये टेस्ट होता है। तो ये टेस्ट क्या होता है, इसमें लैंग्वेज का प्रयोग होता है, इसमें भाषा का प्रयोग होता है, जिसमें इस टेस्ट को अटेंड करते समय भाषा का प्रयोग होता है। और इसमें जो सब्जेक्ट है जिसका टेस्ट लिया जा रहा है, सब्जेक्ट कौन है जिसका टेस्ट लिया जा रहा है, उसका रिस्पॉन्स जो है या तो मौखिक रूप में होगा या लिखित रूप में होगा। तो इसका उदाहरण क्या है, स्टैनफोर्ड बिनेट टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस और वेस्लर इंटेलिजेंस टेस्ट ऑफ चिल्ड्रन। तो इंडिविजुअल वर्बल टेस्ट जो होता है वो क्या होता है कि इंस्ट्रूमेंट ये निम्न आयु वर्ग के साक्षर और शारीरिक रूप से विकलांग बच्चों के बुद्धि के बारे में, हैंडीकैप लोअर एज ग्रुप में का ये उपयुक्त साधन के रूप में कार्य करते हैं। लेकिन इसमें कुछ कमियां हैं। क्या है, एक एक करके टेस्ट लेने में ये कॉस्टली हो जाता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है। उसके अलावा क्या होता है कि इस टेस्ट को कंडक्ट कराने के लिए एक ट्रेंड पर्सन की आवश्यकता होती है जो कि इस टेस्ट को कंडक्ट करे और इसको एडमिनिस्टर करे, मतलब इसको इस टेस्ट को ले। यह उन लोगों के लिए सुटेबल नहीं होता, अनुपयुक्त होता है जो लोग पढ़ना लिखना नहीं जानते हैं, जो लैंग्वेज भाषा को पढ़ने और लिखने में असमर्थ होते हैं। एक एक करके टेस्ट करने में बहुत टाइम लगता है। तो स्टैनफोर्ड, अब हमने दो टेस्ट बताया, तो स्टैनफोर्ड बिनेट टेस्ट का इंटेलिजेंस टेस्ट में कितना टाइम लगता है, 45 से 90 मिनट का समय लगता है। और 2 घंटे तक भी हो सकता है, 2 घंटे 2.5 घंटे तक। तो जैसे जितने बड़े बच्चे होते हैं उतना ज़्यादा टेस्ट उसमें उनमें बहुत ज़्यादा सब टेस्ट कराया जाता है या उनका परीक्षण होता है और बहुत ज़्यादा समय लगता है इसको ख़त्म होने में। तो स्टैनफोर्ड बिना इंटेलिजेंस टेस्ट है, इसमें 4 कॉग्निटिव एरिया का स्कोर लिया जाता है और उसके बाद फिर वो चारों स्कोर को एक साथ मिलाकर फिर कंपोजिट स्कोर निकाला जाता है। तो ये इसमें कौन कौन सा स्कोर एरिया का टेस्ट होता है,
स्टैनफोर्ड बिनेट टेस्ट में पहला वर्बल रीजनिंग का टेस्ट होता है, फिर विजुअल रीजनिंग, वर्बल मतलब वर्बल में मौखिक रीजनिंग, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग या विजुअल रीजनिंग, फिर क्वांटिटेटिव रीजनिंग और शॉर्ट टर्म मेमोरी का टेस्ट होता है। और उसके बाद चारों टेस्ट का जो स्कोर होता है उसको एक साथ करके कंपोजिट स्कोर के आधार पर बेस्ट एस्टिमेट उसका फिर एस्टिमेट निकाला जाता है कि जनरल रीजनिंग एबिलिटी क्या है, और उसके बाद सभी सबसेट का स्कोर को देखा जाता है। उसके बाद जनरल रीजनिंग की एबिलिटी को जो है वो जो उसकी इंडिविजुअल की जो टेस्ट हुई, इंटेलिजेंस का टेस्ट हुआ और जो उसकी जनरल एबिलिटी हुई, उसके आधार पर उस ये असेस किया जाता है कि वो नई समस्याओं का कितना समाधान कर सकता है। तो ये कंपोजिट स्कोर क्या है? यह एक किसी भी व्यक्ति के बौद्धिक कार्य प्रणाली का एक वैश्विक अनुमान है। मतलब ये चारों तरह का टेस्ट लेने के बाद उसका जो जनरल रीजनिंग एबिलिटी निकलता है, जो स्कोर आता है, उसके आधार पर यह तय किया जाता है कि वो किसी भी उसकी बौद्धिक प्रणाली कार्य प्रणाली कैसी है या कितना उसकी बुद्धि किसी भी कार्य को मतलब रीजनिंग में या शॉर्ट टर्म मेमोरी में कितना समर्थ है, उसकी नई समस्याओं को वो सॉल्व कर पाएगा। तो उसकी नई समस्याओं को सॉल्व करने की क्षमता को आंका जाता है। दूसरा है वेस्लर एडल्ट इंटेलिजेंस टेस्ट। इसमें क्या होता है, 1939 में डेविड वेस्लर ने फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट बनाया था जो कि एडल्ट पॉपुलेशन के लिए। उसे वेस्लर एडल्ट इंटेलिजेंस टेस्ट या वाइज कहा गया। वेस्लर एडल्ट इंटेलिजेंस टेस्ट, ये जब टेस्ट पब्लिश हुआ तो वेस्लर ने इस स्केल को छोटे बच्चों में भी लागू किया, युवा लोगों के लिए भी। और वेस्लर इंटेलिजेंस टेस्ट जो युवा लोगों के लिए बना उसे YSC कहा। ठीक है, तो ये वेस्लर इंटेलिजेंस स्केल फॉर चिल्ड्रेन, ये चिल्ड्रेन के लिए हो गया, ये एडल्ट के लिए हो गया। वेस्लर एडल्ट, ये चिल्ड्रेन। इसमें से वर्बल आईक्यू के लिए अलग स्कोर था और परफॉर्मेंस आईक्यू के लिए अलग स्कोर था, और ये पूरा वर्बल एबिलिटी पर कम डिपेंडेंट था, जैसा कि स्टैनफोर्ड बिने स्केल में था। स्टैनफोर्ड बिने स्केल में वर्बल एबिलिटी पर ज़्यादा था, यहाँ परफॉर्मेंस आईक्यू को भी देखा गया, मौखिक क्षमता पर ही नहीं आंका गया। तो वेस्लर का स्केल जो है वो पहला इंटेलिजेंस टेस्ट स्केल था, इंटेलिजेंस स्केल था, जो कि स्टैंडर्डाइज्ड बेल कर्व, जिसमें बेल कर्व अभी हमने दिखाया, जिसमें दोनों तरफ समान संख्या के स्कोर होते हैं, का प्रयोग किया गया। और सारा इसमें इस तरह का, और दो क्या हुआ कि मोस्ट स्कोर्स आर अराउंड द एवरेज, इसमें भी सारा स्कोर्स जो था सो एवरेज के इर्द गिर्द था, और वेरी फ्यू स्कोर्स जो था वो एवरेज के बाहर था। ये एवरेज हुआ, एवरेज मीन स्कोर से दूर था। तो ये हुआ वेस्लर का एडल्ट टेस्ट, जिसमें कि क्या हुआ कि इसमें मौखिक टेस्ट भी था और परफॉर्मेंस टेस्ट भी। इसमें मौखिक और परफॉर्मेंस आईक्यू दोनों को आंका गया। अगला है कि व्हाट इज वेस्लर एडल्ट इंटेलिजेंस टेस्ट, WAIS क्या है, ये एडल्ट का था। ये क्या है, एक आईक्यू टेस्ट ऐसा डिजाइन किया गया है जो इंटेलिजेंस और कॉग्निटिव एबिलिटी ओल्डर एडोलेसेंस किशोरों पर और वयस्कों की क्षमता को बौद्धिक क्षमता और
संज्ञानात्मक क्षमता को मापने के लिए बनाया गया। यह 4th एडिशन में है अभी। इसका 4th एडिशन चल रहा है जो कि 2008 में रिलीज हुआ। ये किसने बनाया? पियर्सन के द्वारा बनाया गया और ये बहुत ज़्यादा मोस्ट वाइडली यूज्ड आईक्यू टेस्ट है। यूज्ड आईक्यू टेस्ट फॉर यूथ एंड एडोलेसेंट्स। वेस्लर वैल्यूर उसका पूरा नाम था। इंटेलिजेंस स्केल 2 फॉर्म में है। हमने अभी देखा कि ये चिल्ड्रन के लिए भी है और एडल्ट के लिए भी है ना। ये चिल्ड्रन के लिए, ये एडल्ट के लिए। यह एक इंडिविजुअल टेस्ट है। इंडिविजुअल मतलब व्यक्तिगत परीक्षण है और इसमें दोनों चीज है, मौखिक भी है और प्रदर्शन भी है, परफॉर्मेंस स्केल भी है। इसमें कितने सबसेट्स हैं? 11 सबसेट्स हैं, जिसमें 6 सबसेट्स वर्बल हैं और 5 कम परफॉर्मेंस स्केल है। इसमें 6 कितने हैं? 6 वर्बल हैं, 6 वर्बल सबसेट्स और 5 परफॉर्मेंस। तो ये इसमें क्या क्या है? वर्बल स्केल में है जनरल टेस्ट ऑफ जनरल इंफॉर्मेशन, सामान्य ज्ञान, सामान्य जानकारी का परीक्षण, टेस्ट ऑफ जनरल कॉम्प्रिहेंशन, सामान्य समझ का, सामान्य अरिथमेटिक, टेस्ट ऑफ अरिथमेटिक रीजनिंग, अंकगणितीय तर्क, टेस्ट ऑफ डिस्टिंग्विश बिटवीन सिमिलरिटीज एंड डिससिमिलरिटीज, समानता और असमानता बताना, टेस्ट ऑफ डिजिट स्पैन मतलब किस अंकों में कितना अंतर है, टेस्ट ऑफ वोकैबुलरी। ये हो गया वर्बल सबसेट। और अब हम देखेंगे कि परफॉर्मेंस सबसेट में क्या है 5। तो परफॉर्मेंस सबसेट में है डिजिट सिंबल टेस्ट, डिजिट सिंबल टेस्ट, पिक्चर कंप्लीशन टेस्ट, ब्लॉक डिजाइन टेस्ट, पिक्चर अरेंजमेंट टेस्ट और ऑब्जेक्ट असेंबली टेस्ट। मतलब परफॉर्मेंस और वर्बल टेस्ट को मिलाकर वेस्लर ने टेस्ट बनाया जिससे कि इंटेलिजेंस को आंका गया। अब इंडिविजुअल परफॉर्मेंस टेस्ट क्या था? इंडिविजुअल परफॉर्मेंस टेस्ट कुछ और हैं जिनके नाम जान लें हम। ये नाम पूछा जा सकता है, नाम दे के क्वेश्चन कि ये कौन सा टेस्ट है, तो आप बता सकते हैं कि इंडिविजुअल परफॉर्मेंस टेस्ट है। तो इसमें है पिंटर पैटरसन स्केल डिजाइन। ये 1916 में डेफ एंड लिंग्विस्टिकली बैकवर्ड बच्चों के लिए बनाया गया था। इसके 15 सबसेट होते हैं और ये परफॉर्मेंस टेस्ट है जिनको कि मतलब भाषा के रूप में पिछड़े हैं, जिनको भाषा में दिक्कत है, उनके लिए बनाया गया था और जो सुन नहीं सकते हैं। दूसरा है आर्थर पॉइंट स्केल जो कि ग्रेस आर्थर के द्वारा बनाया गया था। इसमें ब्लॉक डिजाइन है, इसमें ब्लॉक्स होते हैं जिसको कि मूव करके डिजाइन बनाना होता है। ये भी परफॉर्मेंस टेस्ट हुआ। इसमें मोटर एक्टिविटी है। और अलेक्जेंडर बैटरी ऑफ परफॉर्मेंस टेस्ट डिजाइन बाय W.P. अलेक्जेंडर इन एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी। इट इंक्लूड्स 3 टेस्ट। इसमें 3 टेस्ट है अलेक्जेंडर बैटरी में। कौन है? पास अलोंग, जिसमें कि ब्लू और रेड क्यूब्स होते हैं इन डिफरेंट नंबर्स इन स्मॉल ट्रे, और उसमें स्मॉल ट्रे में एक ही क्यूब को के लायक जगह होता है जिसको कि आप खिसका के उसको फिर अरेंज कर सकते हैं। फिर ब्लॉक डिजाइन टेस्ट, इसमें 17 पैटर्न्स प्रिंटेड होते हैं कार्ड्स में और कलर्ड क्यूब्स ऑफ मैचिंग पैटर्न्स। तो कार्ड और क्यूब्स को मैचिंग पैटर्न्स में के साथ जोड़ना होता है। फिर है क्यूब कंस्ट्रक्शन। इसमें 26 क्यूब्स होते हैं जिसमें कुछ 3 साइड कलर्ड होते हैं, कुछ 2 साइड कलर्ड होते हैं, कोई एक साइड, और किसी में कोई कलर नहीं होता है। तो आप यहाँ सब्जेक्ट को क्या करना होता है कि क्यूब को इस तरह से अरेंज करना होता है कि एक स्क्वायर बन सके और इसमें जल्दी समय की सीमा होती है। तो ये इंडिविजुअल परफॉर्मेंस टेस्ट हुए कुछ क्यूब से और कुछ ब्लॉक पास अलोंग में। ये क्यूब और पैटर्न ऑफ कार्ड्स से बने होते हैं। अगला है वर्बल और नॉन वर्बल एंड परफॉर्मेंस टेस्ट। वर्बल टेस्ट डिमांड्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिटेन वर्ड्स। ये केवल वर्बल टेस्ट क्या होता है? इस लिखित परीक्षण होता है। ये मौखिक परीक्षण या ये लिखित शब्दों की समझ
की मांग करता है। मतलब वर्बल टेस्ट में लिखित शब्दों को समझना होता है, तो जो पढ़े लिखे होंगे उन पर ही ये टेस्ट कराया जा सकता है। और जैसे वर्बल एडल्ट इंटेलिजेंस टेस्ट, वैस जो है ये वर्बल एडल्ट इंटेलिजेंस है, टेस्ट है जो कि साक्षर लोगों पर होता है। वर्बल टेस्ट इंक्लूड रीडिंग राइटिंग, पढ़ना लिखना शामिल होता है वर्बल टेस्ट में, मौखिक परीक्षण में। यहाँ पर सब्जेक्ट्स को लैंग्वेज यूज करना होता है, वर्ड्स यूज करना होता है, रिटन या ओरल या दोनों में। तो इसलिए एबिलिटी टू रीड एंड राइट एंड अंडरस्टैंड जरूरी होता है। इसमें परीक्षण क्या क्या चीज का परीक्षण होता है वर्बल एडल्ट इंटेलिजेंस टेस्ट में? सबसे पहला होता है वोकेबलरी का टेस्ट। यहाँ पर शब्द दिए जाते हैं, इस तरह के शब्द होते हैं जिसमें कि आपको अंतर बताना होता है, जैसे शॉप और सोप। यहाँ दुकान और साबुन नहीं होगा, यहाँ पर हम शब्द इस तरह का ले सकते हैं हिंदी में, पानी और पानी, इन दोनों में अंतर बताना। तो यहाँ शॉप और सोप में, यहाँ दुकान हुआ इसका मतलब, यहाँ साबुन हुआ, यहाँ पानी मतलब वाटर, पानी मतलब यहाँ हिंदी में हाथ होता है। तो इस तरह का वोकेबलरी टेस्ट होता है। उसके बाद देखें और क्या टेस्ट होता है वर्बल में। मेमोरी टेस्ट होता है। मेमोरी टेस्ट में सब्जेक्ट को लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म की मेमोरी को जज किया जाता है। कैसे? रिकॉल और रिकॉग्निशन, उनसे ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जिन्हें वो याद करके उनका जवाब देते हैं। जैसे कि ताजमहल कहाँ है, भारत की राजधानी क्या है, ये सब चीज़ें याद उनके मेमोरी में होता है, उसको उनको रिकॉल करके बताना होता है। या फिर पिक्चर दिखाया जाता है जिसको रिकॉग्नाइज करते हैं, वो बताते हैं। कॉम्प्रीहेंशन में क्या होता है? सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल जजमेंट और कॉमन सेंस को जज किया जाता है। उसमें इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं कि जूते चमड़े से क्यों बने होते हैं, वाई शूज आर मेड ऑफ लेदर, तो उन्हें उसका रीज़न बताना होता है। फिर है इंफॉर्मेशन टेस्ट। इसमें सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट वही हुआ जिसका टेस्ट लिया जा रहा है, उसके नॉलेज को आसपास की चीज़ों के बारे में पूछकर जाना जाता है, उसके विषय के बारे में विषय का ज्ञान आंका जाता है। जैसे कुतुब मीनार कहाँ स्थित है, किसने बनवाया, इस तरह का। फिर रीजनिंग टेस्ट। रीजनिंग टेस्ट में क्या होता है कि यहाँ लॉजिक, रीजनिंग और एनालिसिस, सिंथेसिस, इंडक्टिव, डिडक्टिव विषय का ज्ञान होता है। मतलब क्या है कि जनरल रूल बताया जाता है, उसको स्पेसिफिक केस में लागू करके पूछा जाता है। इंडक्टिव में के केस को पता कर उसको जनरलाइज करने की बात की जाती है। किसी भी समस्या के समाधान के लिए उसके पार्ट पार्ट में एनालाइज करना, लॉजिक, रीजनिंग देना किसी चीज़ का, ये सारी चीज़ें टेस्ट में होती हैं। उसके बाद आता है सिंथेसिस में क्या हुआ, प्रॉब्लम को पहले एनालाइज किया, छोटे छोटे पार्ट में बांट के फिर उसका सॉल्यूशन ढूंढने का हुआ, या फिर उसको सिंथेसाइज करना, फिर उसका संश्लेषण करना। फिर डिजिट फॉरवर्ड बैकवर्ड टाइप के टेस्ट होते हैं जिसमें नंबर को आगे पीछे करने को कहा जाता है कि कुछ डिजिट प्रेजेंट कर दिया गया, 9 डिजिट्स दिया गया, अब उनको दोहराना है आगे से पीछे से, मतलब नंबर सपोज इस तरह के नंबर दिए गए, तो इस तरह के नंबर दिए गए, अब उसको इधर से बोलिए एंड तक, फिर इधर से, तो ये हुआ। फिर सिमिलरिटीज, डिसिमिलरिटीज बताना है किसी से चीज में। फिर वर्बल टेस्ट, बीने साइमन टेस्ट, टर्मन मेरिल टेस्ट भी आता है। इस टर्मन ने वर्बल टेस्ट में बीने साइमन टेस्ट, टर्मन मेरिल टेस्ट, स्केल टेस्ट भी इंक्लूडेड है। टर्मन ने फॉर्मूला यूज करना शुरू किया था जिससे कि मेंटल एज को क्रोनोलॉजिकल एज से डिवाइड किया और उसको 100 से डिवाइड करके उन्होंने इंटेलिजेंस कोशेंट निकाला। तो ये हम लोग पहले देख चुके हैं। उसके बाद आता है ग्रुप वर्बल टेस्ट, ठीक है। ये हो गया ये पेज स्लाइड, जो हम कंटिन्यू लिखते, स्लाइड था सम सॉल्व करने का, वो IQ निकालने का, तो वो मैंने पहले ही निकाल लिया। अब आता है
द ग्रुप वर्बल टेस्ट, हमने इंडिविजुअल देखा, अब वर्बल टेस्ट ग्रुप में, जो कि लार्ज नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स को एक ही समय में कराया जाता है, उसे ग्रुप वर्बल टेस्ट कहते हैं। और वैसे लोगों का ये ग्रुप वर्बल टेस्ट होता है जो पढ़ना लिखना जानते हैं, हु कैन रीड एंड राइट द लैंग्वेज ऑफ द टेस्ट, जो परीक्षण की भाषा को पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं। अब यहाँ सब्जेक्ट्स को उनका यहाँ चेतावनी दी जाती है कि वो अपना पेंसिल और पेपर तैयार रख लें जब टेस्ट शुरू होने के पहले, और यहाँ पर टाइम लिमिट होता है और टेस्ट का समय एक जैसा, सभी टेस्ट सभी बच्चों के लिए, सभी स्टूडेंट के लिए एक जैसा होता है और टाइम लिमिट भी एक जैसा होता है। इसमें कौन सा टेस्ट होता है? आर्मी अल्फा टेस्ट और आर्मी बीटा टेस्ट, आर्मी अल्फा टेस्ट और जेलोटा टेस्ट। तो आर्मी अल्फा टेस्ट क्या होता है? आर्मी अल्फा टेस्ट ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था, ये फर्स्ट वर्ल्ड वार के समय हुआ था। इस समय सैनिकों की भर्ती करनी थी और लार्ज स्केल में सैनिकों की भर्ती करनी थी, तो उस समय एक एक का इंटरव्यू लेना मुश्किल था। तो उस समय ग्रुप वर्बल टेस्ट लेकर, जो लिटरेट थे, जो पढ़े लिखे थे, उनका ग्रुप वर्बल टेस्ट लेकर उन्हें सेना में भर्ती किया गया था। फिर दूसरा है एसएस जलोटा टेस्ट। आर्मी अल्फा टेस्ट एक वर्बल टेस्ट है जो कि उसमें ऐसी स्किल्स की टेस्ट ली गई जिसमें कि ये देखा गया मतलब कि ये कितना डायरेक्शंस को फॉलो करते हैं, मतलब इसके उनको डायरेक्शन दिया गया और उसके बाद, क्योंकि आर्मी में आदेश मानना, डायरेक्शन को फॉलो करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है, इसलिए उसमें उस तरह से रिलेटेड टेस्ट लिया गया। ये फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान डेवलप किया गया था। आर्मी जनरल क्लासिफिकेशन टेस्ट जो था वो वर्ल्ड वार 2 के समय। और दूसरा टेस्ट है सामूहिक बुद्धि की जांच, मोहसिन के द्वारा, ये भी ग्रुप वर्बल टेस्ट है। ये पूरे क्लास के लिए कराया जा सकता है और उसमें जो स्कोर आता है उससे उनके इंटेलिजेंस को परखा जाता है। सामूहिक मानसिक योग्यता परीक्षा, ये भी ग्रुप के लिए उनकी मेंटल एबिलिटी को जांचने के लिए कराया जाता है। ये एस जलोटा के द्वारा दिया हुआ है। नॉन वर्बल टेस्ट, अब नॉन वर्बल टेस्ट या गैर मौखिक परीक्षण किसके लिए होता है? ये उन लोगों के लिए होता है जिनको सीरियस स्पीच डिफेक्ट होता है, जो बोल नहीं पाते हैं या जिनका लैंग्वेज डेवलपमेंट मंद हो जाता है, नहीं डेवलप होता है। नॉन वर्बल टेस्ट उनके लिए यूज हो जाता है। ऐसे में पेपर पेंसिल की बजाय, यहाँ कागज पेंसिल के बजाय, यहाँ कागज पेंसिल यूज किया जाता है लैंग्वेज की बजाय, यहाँ लैंग्वेज नहीं यूज किया जाता है, भाषा नहीं यूज किया जाता है, क्योंकि उन्हें यहाँ भाषा का प्रॉब्लम है, वो समझ नहीं पाते हैं या फिर उन्हें स्पीच डिफेक्ट होता है। तो इस टेस्ट को नॉन लैंग्वेज टेस्ट या पेपर पेंसिल टेस्ट कहा जाता है, या विजुअल टेस्ट कहा जाता है, या संस्कृति मुक्त परीक्षण, कल्चर फ्री टेस्ट कहा जाता है। यहाँ जो आइटम्स होते हैं टेस्ट के, वो पिक्चर्स होते हैं या डायग्राम्स होते हैं। इसमें कौन कौन से टेस्ट आते हैं? इसमें आता है ब्लॉक डिजाइन टेस्ट, क्यूब कंस्ट्रक्शन टेस्ट, आर्मी बीटा टेस्ट। आर्मी बीटा टेस्ट क्या है? बीटा टेस्ट और एग्जामिनेशन, ये नॉन वर्बल प्रॉब्लम्स में आप ऐसे लोगों को, इलिटरेट सब्जेक्ट को, या जो विदेशी हैं, जो यहाँ के भाषा को नहीं समझते हैं, उनके लिए टेस्ट कराया जाता है आर्मी बीटा टेस्ट। इसमें क्या है कि ये जिसमें जो इलिटरेट सोल्जर्स, जो कि इंग्लिश लैंग्वेज नहीं जानते थे, उनके लिए कराया गया था। फिर है शिकागो वर्बल टेस्ट, रावेन टेस्ट। तो ब्लॉक डिजाइन टेस्ट भी होता है। ब्लॉक डिजाइन टेस्ट में क्या होता है कि उसमें व्यक्ति की देखने की क्षमता और स्थान की क्षमता को मापा जाता है कि कितना किस तरह से वो कल्पना कर सकते हैं, घुमा सकते हैं, या चीज़ों को कंबाइन कर सकते हैं, या विजुअल इंफॉर्मेशन या दृश्य की जानकारी के बारे में सोच सकते हैं। तो ये एबिलिटीज ऑफन गो बाय डिफरेंट नेम। ऐसे स्पेशल स्किल्स कहते हैं कि उस स्थान के बारे में कितना वो प्रोपोर्शन को कितना मैनेज कर सकते हैं, या विजुअल स्पेशल रीजनिंग, या इसे विजुअल थिंकिंग भी कहा जाता है।
वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ नॉन वर्बल टेस्ट इज परफॉर्मेंस इंटेलिजेंस टेस्ट, जिसमें क्या होता है कि ये कंटेंट जो होता है टेस्ट का, ये मटेरियल ऑब्जेक्ट के रूप में होता है, और यहाँ पर रिस्पॉन्स जो है वो मैनुअल होता है। ये मोटर गतिविधि, हैंड एंड मोटर कोऑर्डिनेशन पर होता है। यहाँ सब्जेक्ट का रिक्वायरमेंट क्या होता है कि वो ओरल इंस्ट्रक्शन के थ्रू दिया जाता है, और उसके बाद सब्जेक्ट का रिस्पॉन्स जो है वो किस तरह से रिएक्ट करता है, या फिर वो क्या लिखता है, इसके बजाय वो क्या प्रतिक्रिया करता है, ये देखा जाता है। ये टेस्ट इंडिविजुअल नेचर का होता है, ये परफॉर्मेंस टेस्ट। और यह इंटेलिजेंस को, किसी व्यक्ति के इंटेलिजेंस को टेस्ट करने के लिए यूज किया जाता है जो कि लैंग्वेज में हैंडीकैप्ड है, मतलब उससे लैंग्वेज का पता नहीं है, जिस भाषा में टेस्ट हो रहा है उस भाषा का उसको पता नहीं है, या फिर वो फीबल माइंडेड है, कमजोर दिमाग का है, या ब्लाइंड है, या डेफ है, या डम है, या इलिटरेट है, या विदेशी, ऐसे लोगों के लिए मटेरियल ऑब्जेक्ट से टेस्ट लिया जाता है। जैसे पिक्चर या इलस्ट्रेशन, जिसमें रेवन का प्रोग्रेसिव टेस्ट होता है। इसमें क्या होता है, रेवन का प्रोग्रेसिव टेस्ट जो होता है, मैट्रिसेस परफॉर्मेंस टेस्ट, उसमें कुछ कॉन्क्रीट टास्क दिया जाता है। रेवन का प्रोग्रेसिव टास्क जो है ये यूके में डेवलप हुआ था। रेवन टास्क यूके में डेवलप हुआ था, और इसमें बहुत पॉपुलर नॉन वर्बल टेस्ट है। इसमें क्या होता है कि सब्जेक्ट का एबिलिटी को देखा जाता है कि वो ज्योमेट्रिक फिगर या डिज़ाइन से को कैसे वो रिलेट कर सकता है, या किसी भी डिज़ाइन के स्ट्रक्चर को वो कैसे परसीव करता है, ताकि वो इसमें क्या होता है कि बहुत सारा ड्राइंग दिया है और उसको वो कंप्लीट करने के लिए उस ड्राइंग में से किस पार्ट को वो लेता है उसको कंप्लीशन के लिए। तो इसे concrete task, कोल ब्लॉक डिजाइन, को ब्लॉक डिजाइन एंड वेपिस। इसमें क्या होता है कि को ब्लॉक डिजाइन जो होता है उसमें 17 ग्रेडेड पैटर्न्स होता है। को ब्लॉक डिजाइन में 17 ग्रेडेड पैटर्न्स होता है, जो कार्ड पर और कलर्ड क्यूब्स होता है, और उसमें मैचिंग कलर क्यूब होता है। क्यूब कलर्ड होता है, आधा ब्लू आधा येलो। क्यूब जो होता है आधा हाफ ब्लू हाफ येलो कलर्ड होता है, या रेड या वाइट। हाफ ब्लू हाफ रेड ब्लू या वाइट होता है, रेड येलो और वाइट। और सब्जेक्ट को क्या करना होता है कि वो क्यूब को इस तरह से मैनिपुलेट करता है कि वो पैटर्न को मैच कराए, एक एक 1 बाय 1 टाइम लिमिट में एक एक करके वो पैटर्न को मैच कराए, ताकि वो मैक्सिमम मार्क्स को अर्न कर, मैक्सिमम मार्क्स आए उसको। तो ये क्यूब कंस्ट्रक्शन टेस्ट में, क्यूब कंस्ट्रक्शन टेस्ट जो होता है उसमें 26 क्यूब होते हैं, और ये कोह का ब्लॉक डिजाइन में 17 ग्रेडेड पैटर्न होता है, और उसमें आधा ब्लू और येलो रेड वाइट होता है, और उसे पैटर्न डिजाइन करना होता है, मैच करना होता है पैटर्न से। अब उसके बाद फिर टेस्ट दो तरह का होता है, एक होता है स्पीड टेस्ट और एक होता है पावर टेस्ट। तो वैपिस जो होता है ना, वैपिस होता है वो स्पीड टेस्ट होता है। उसमें क्या होता है कि यहाँ पर टाइम लिमिट होता है, वैपिस में टाइम लिमिट, स्पीड टेस्ट में टाइम लिमिट होता है, और उस टाइम लिमिट में कितना जल्दी टेस्ट कंप्लीट करता है ये डिपेंड करता है परफॉर्मेंस के स्पीड पर। इंडिविजुअल डिफरेंस डिपेंड करता है स्पीड ऑफ परफॉर्मेंस। तो जितना कम समय में जो करता है तो इसे स्पीड टेस्ट करते हैं, इसमें टाइम लिमिट होता है। दूसरा होता है पावर टेस्ट। पावर टेस्ट में टाइम लिमिट नहीं होता है, नो टाइम लिमिट। इसमें होता है कि कितना पावर टेस्ट में क्या होता है, टाइम लिमिट नहीं होता है, बहुत टाइम मिलता है, लेकिन कितना
अटेम्प्ट करता है ये देखा जाता है। ये रावंस प्रोग्रेसिव टेस्ट में ये देखा जाता है, प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस में, कि वो पावर टेस्ट है। ये पावर टेस्ट है, इसमें देखा जाता है कि वो कितना आइटम्स को अटेम्प्ट किया। तो ये हो गया रावण का रावंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस पावर टेस्ट है। और वापिस जो है वो स्पीड टेस्ट है, वो टाइम लिमिट में देखता है कि कितना कम या कितना ज़्यादा समय में उसने कंप्लीट किया। अब है ग्रुप नॉन वर्बल टेस्ट। ये टेस्ट में लैंग्वेज का यूज नहीं होता है और ये ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स बहुत सारे लोगों पर एक समूह पर एक समय लागू होता है। ये क्या है कि इंडिविजुअल परफॉर्मेंस टेस्ट और ग्रुप नॉन वर्बल टेस्ट में क्या है कि किस चीज़ का अंतर है, केवल डिग्री का, क्योंकि इसका गैर मौखिक प्रकृति से संबंध है। इसमें क्या है कि फॉर्मर में जो होता है इंडिविजुअल परफॉर्मेंस टेस्ट में सब्जेक्ट को मैनिपुलेट करना होता है कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स को और मटेरियल्स को। टेस्ट में जो सप्लाई किया गया है उसको मैनिपुलेट करना होता है और वो मोटर एक्टिविटीज होता है उसमें इंडिविजुअल परफॉर्मेंस टेस्ट में। और ये पेपर पेंसिल उसमें शायद ही कभी होता है एज टेस्ट मटेरियल। लेकिन ग्रुप नॉन वर्बल टेस्ट में क्या होता है कि बुकलेट्स दिया जाता है और इसमें पेंसिल के का प्रयोग किया जाता है। तो ये टेस्ट जो है, इसमें बुकलेट जो दिया गया नॉन वर्बल टेस्ट में ग्रुप में, उसमें ग्रुप नॉन वर्बल टेस्ट में इसमें बुकलेट में पिक्चर्स होते हैं, डायग्राम्स, ज्योमेट्रिकल फिगर होते हैं और सब्जेक्ट को सारे एम्प्टी स्पेस को भरने होते हैं या कुछ फिगर को ड्रॉ करने होते हैं। और इसमें पेपर पेंसिल का यूज होता है, लेकिन उसमें यहाँ पर उसे शब्द या भाषा को जानने की जरूरत नहीं होती है। ये टेस्ट होता है आर्मी बीटा टेस्ट, जो इलिटरेट लोग के लिए या जिनको लैंग्वेज की डेफिशिएंसी होती है उनके लिए होता है। शिकागो नॉन वर्बल टेस्ट होता है और CIE नॉन वर्बल टेस्ट जो कि JW जेंकिंस के द्वारा होता है। इसमें क्या है बनाया गया है, ये JW जेंकिंस ने बनाया थे टेस्ट, जो कि हिंदी मीडियम स्कूल्स के लिए थे। इसमें क्या होता था कि कोई भी फिगर बना हुआ है उसका अगला फिगर क्या होगा ये कंप्लीट करने के लिए, जैसे इस तरह का किया गया है, इस तरह का कोई बड़ा कोई छोटा फिर बड़ा फिर इसके बाद क्या होगा ये बनाने के लिए इस तरह का होता है। और रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस हमने जैसा बताया कि वो इवेल्युएट सब्जेक्ट्स एबिलिटी टू सी द रिलेशनशिप बिटवीन ज्योमेट्रिक फिगर्स। और दूसरा क्या था कि टू परसीव द स्ट्रक्चर ऑफ ए डिजाइन इन ऑर्डर टू सेलेक्ट अप्रोप्रिएट। इसमें इस तरह के टेस्ट जो होता है कि अगला क्या होगा उसको कंप्लीशन करने के लिए सही स्ट्रक्चर को चुनना, ये ग्रुप नॉन वर्बल टेस्ट में होता है। तो इस तरह से डिफरेंट टाइप ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट आर दो तरह का हो गया, ग्रुप टेस्ट, इंडिविजुअल टेस्ट। और नेचर ऑफ टेस्ट जो है वर्बल, नॉन वर्बल और परफॉर्मेंस ऑन द टाइम लिमिट क्या है टेस्ट, स्पीड टेस्ट और पावर टेस्ट। इस तरह से टेस्ट का इंटेलिजेंस टेस्ट किस तरह का हुआ, तो दो तरह का हुआ, एडमिनिस्ट्रेटिव में कि ग्रुप में या इंडिविजुअल में किस तरह से उसका एडमिनिस्ट्रेशन होगा। दूसरा हुआ कि नेचर कैसा है टेस्ट का, तो वर्बल है, मौखिक है या अशाब्दिक है या परफॉर्मेंस वाला है। फिर टाइम लिमिट पर है, ये स्पीड टेस्ट है या पावर टेस्ट है। तो इंडिविजुअल ग्रुप टेस्ट एक पर्सन को एक टाइम में एडमिनिस्ट्रेट किया कराया जाता है, तो इससे बहुत समय लगता है और एग्जामिनर को क्या होता है कि हर उचित संबंध स्थापित करना पड़ता है उस हर सब्जेक्ट के साथ। और ये पर इस व्यक्तिगत सीखने की कठिनाई, व्यक्तिगत रूप से सीखने में जो कठिनाई है उसका निदान करने में मदद करता है और ये छोटे नमूनों पर स्टैंडर्डाइज्ड होता है। और ग्रुप टेस्ट जो है वो समूह में होता है, मास स्केल पर होता है, बड़े पैमाने पर होता है, ज़्यादा कम टाइम लगता है क्योंकि बहुत सारे लोगों का एक साथ हो जाता है। इसमें एग्जामिनर का रोल कम होता है, यहाँ पर मास स्क्रीनिंग होती है और ये अल्ट्रा लार्ज सैंपल पर ये लागू होता है या मानकीकृत होता है। ये IQ टेस्ट का यूज क्या है, तो शैक्षिक मूल्यांकन और प्लेसमेंट में बौद्धिक क्षमता का आकलन और निदान करने में, असेसमेंट और डायग्नोसिस में
क्या होता है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी और कॉग्निटिव रिसर्च में, जॉब कैंडिडेट इवेलुएशन में और कॉग्निटिव एबिलिटी को असेसमेंट करने में, मेमोरी स्पीड और रिटेंशन अटेंशन को जानने में यह मदद करता है. That's all for today.